हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। तो है पहला क्या है, महत्तम समापवर्तक या इसी को क्या कहते हैं, मसा या क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ। किसे कहते हैं एचसीएफ? तो इसमें क्या होता है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या चुना जाता है जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, पूरी तरह से विभक्त कर दे या काट दे। किसी भी संख्या का मसा हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है अपवर्तक या गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा है भाग विधि से या डिवीजन मेथड से। तो चलिए हम पहला अपवर्तक विधि या गुणनखंड विधि से 24, 32 और 36 का मसा निकालते हैं। इसमें हम सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 24 का गुणनखंड निकाला तो 1 के पारा में 24 कितने बार में जाएगा, 24 बार में। 2 के पारा में 24 12 बार में। 3 के पारा में 24 8 बार में। 4 के पारा में 24 6 बार में। फिर 32 का गुणनखंड निकाला, 1 का पारा 32 32 बार में। 2 के पारा में 32 16 बार में और 4 के पारा में 32 8 बार में। फिर हमने 36 का गुणनखंड निकाला, 1 के पारा में 36 36 बार में। 2 के पारा में 36 18 बार में। 3 के पारा में 12 बार में। 4 के पारा में 9 बार में और 6 के पारा में 36 6 बार में। तो 24 का गुणनखंड या अपवर्तक कौन कौन हो गया, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। वैसे ही 32 का गुणनखंड 1 2 4 8 16 32। फिर वैसे ही 36 का गुणनखंड या अपवर्तक 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 24 32 और 36 का हम लोग क्या निकालते हैं, उभयनिष्ठ अपवर्तक। उभयनिष्ठ अपवर्तक मतलब वैसी संख्या जो इन तीनों में समान हो या कॉमन हो। जैसे इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसका एक उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो क्या हो गया, 2 हो गया। फिर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो इसका एक और उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या हो गया, 4 हो गया। बाकी तो कोई संख्या इन तीनों में उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए फिर लिखते हैं क्या, इसमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक। अब इस उभयनिष्ठ में भी हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ा जो है वो कौन सी संख्या है। तो कौन सी संख्या इसमें सबसे बड़ा, 4 है, तो इसलिए इस संख्या का मसा कितना हो जाएगा, 4। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 32 और 36 का मसा निकालें। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस संख्या का क्या करना है, मसा निकालना है। तो पहले 24 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से जाएगी तो 2 से कितने बार में, 12 बार में। फिर 2 से 6 बार में। फिर 2 से 3 बार में। फिर 3 से 1 बार में। फिर वैसे ही 32 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से 16 बार में। फिर 2 से 16 8 बार में। 2 से 8 4 बार में। 2 से 4 2 बार में और 2 से 2 कितना बार में कटेगा, 1 बार में। फिर वैसे ही 2 से 36 18 बार में। 2 से 9 9 बार में। 3 से 9 3 बार में और 3 से 3 1 बार में। अब लिखते हैं 24 का अभाज्य गुणनखंड। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, क्या है, 2 2 2 3 2 2 2 3। वैसे ही हो गया 32 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5। तो 32 का अभाज्य गुणन क्या हो गया, 1 2 3 4 5। वैसे ही 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें क्या किया जाता है, 24 32 और 36 का हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या क्या है, समान है या सार्वत्रिक गुणनखंड है। तो इसमें 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, बाकी कोई भी संख्या जो है वो इन तीनों में नहीं है। तो इसलिए 24 32 और 36 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2। तो 24 32 और 36 का मसा क्या हो गया, अभी इसको क्या कर देंगे हम, 2 और 2 को गुना कर देंगे तो क्या हो गया, 4। अब तीसरा है भाग विधि से 24 32 और 36 का मसा निकालें। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी 2 संख्या को पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे पहला हम ले लिए 24 और 32 को, 24 और 32 को लिए तो एक बार में 24, फिर क्या हुआ 8 बचा, फिर 2 में से 2 गया, काट कूट। अब इसको हम क्या कर देंगे, भाजक कर देंगे और इस संख्या को हम लोग यहाँ भाज्य में उतार देंगे। तो 8 के पावर में 24 कितना बार गया, 3 बार में। 8 का 24। फिर जो ये संख्या बच गया
उस संख्या को 8, जो ये संख्या है यहाँ पर 8 को, जो एक और संख्या बची है उसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमने क्या किया, 8 को किससे भाग दिया, 36 को। तो 4 बार में 32, फिर 6 में से 2 गया 4, 8 3 में से 3 गया काट को। फिर अब 4 को हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ उतार कर 4 को 8 से भाग दे देंगे। तो 4 दूनी 8। इसका एचसीएफ क्या हो गया, ये जो संख्या बचती है वो क्या होती है, एचसीएफ। इसका एचसीएफ ये हमेशा क्या हो गया, 4। या फिर हम बोलेंगे नहीं, हम पहले क्या करेंगे, 32 और 36 को लेकर करेंगे। तो उसे भी देख लेते हैं। 32 को हमने लिया एक बार में 32, तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया काट कूट। अब 4 को यहीं रख कर 32 को क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे। तो 4 के पावर 32 कितना बार में, 8 बार में। ये हो गया काट कूट। फिर अब ये जो संख्या बच गई उसको अगली संख्या से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। जैसे 4 को पावर 24 कितना बार में आएगा, 6 बार में। तो ये क्या हो गया, इसका मसा कितना हो गया, ये वाला संख्या मसा हो गया 4। अब हम सीखेंगे कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेष किसे कहते हैं। जैसे हमने 4 को 25 से भाग दिया तो 6 बार में कितना आया, 24 आया। फिर 5 में से 4 गया 1। तो 4 को हम क्या कहते हैं, भाजक, 25 को क्या कहते हैं, भाज्य, 6 को क्या कहते हैं, भागफल, और जो बच गया उसको क्या कहते हैं हम, शेषफल। तो दोस्तों अब हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का मसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा इन संख्याओं का क्या करना है, मसा निकालना है। पहला है 24 और 36। तो हमने 24 का पहला अभाज्य गुणनखंड किया। 2 के पारा में 24 कितना बार में, 12 बार में। फिर 2 के पारा में 12 6 बार में। फिर 2 के पारा में 6 कितना बार में आएगा, 3 बार में। 3 के पारा में 3 1 बार में। फिर वैसे ही 2 के पारा में 36 कितना बार में चला जाएगा, 18 बार में। 2 के पारा में 18 9 बार में। फिर 3 के पारा में 9 3 बार में, और 3 के पारा में 3 1 बार में। तो 24 का हमने क्या निकाला, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर 36 का निकाला तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 2 3 3। अब हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का सारो गुणनखंड निकाला जो इन दोनों में क्या हो, समान हो। तो 2, फिर एक 2, फिर क्या है, एक 3 है। तो इसको हमने क्या किया, गुना कर दिया। तो 24 36 का मसा क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 3 दूनी 6 दूनी 12। ऐसे ही है दूसरा 40 और 60 का। तो 2 के पारा में 40 20 बार में। फिर 2 के पारा में 20 10 बार में। 2 के पारा में 10 5 बार में, और 5 के पारा में 5 1 बार में। फिर 60 निकाला कि 2 के पारा में 60 कितना बार में जाएगा, तो 30 बार में। 2 के पारा में 30 15 बार में। फिर 3 के पारा में 15 5 बार में, और 5 के पारा में 5 1 बार में। तो 40 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 60 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इन दोनों संख्याओं में सारो गुणनखंड कौन कौन हो गया, तो 2, फिर 2, और फिर एक क्या हो गया, 5 आ गया। तो इसका 40 और 60 का मसा क्या हो गया, इन तीनों संख्याओं को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 5 बराबर क्या हो गया, इसका मसा 20। अब अगली संख्या है 20 और 50 का। तो हम देखेंगे कि 20 पहले सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 के पारा में 20 कितनी बार में जाएगा, तो 10 बार में। फिर 2 के पारा में 10 कितना बार में जाएगा, 5 बार में। फिर अब ये संख्या तो सीधे किससे जाएगी, 5 से। तो 5 के पारा में 5 1 बार में। फिर हमने 50 का गुणनखंड निकाला। 2 के पारा में 50 25 बार में। फिर 5 के पारा में 25 5 बार में। 5 के पारा में 5 1 बार में। तो 20 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5, और 50 का गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 5। अब इन दोनों में सब कॉमन संख्या कौन है, तो 2 और 5। तो इसलिए 20 और 50 का मसा क्या हो गया, 2 गुना 5 बराबर 10। फिर चौथी संख्या है 4 और 12 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 4 का अभाज्य क्या हो गया, 2 के पारा में 4 2 बार में। 2 के पारा में 2 1 बार में। फिर 12 का 2 के पारा में 12 6 बार में। 2 के पारा में 6 3 बार में। 3 के पारा में 1। तो 4 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2। फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। अब इन दोनों का सार गुणनखंड क्या हो गया, एक ये 2 हो गया और एक ये 2 हो गया। तो 2 गुना 2। तो 4 और 12 का मसा क्या हो गया, 2 गुना 2 बराबर 4। अब है 12 72 और 84। तो 2 के पारा में 12 6 बार में। 2 के पारा में 6 3 बार में। 2 के पारा 3 के पारा में 3 1 बार में। फिर 72 2 के पारा में 72 36 बार में। फिर 2 के पारा में 36 18 बार में। फिर 2 के पारा में 18 9 बार में। 3 के पारा में 9 3 बार में। 3 के पारा में 3 1 बार में। फिर 84 2 के पारा में 84 42 बार में। फिर 2 के पारा में 42 21 बार में। 3 के पारा में 21 7 बार में, और 7 के पारा में 7 1 बार में। तो हमने निकाला 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो 2 गुना 2 गुना 3। फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर 84 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब इन तीनों संख्याओं का हमने क्या निकाला, सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। तो 2 इसमें भी है, फिर 2 इसमें है, और एक कौन सी संख्या है, 3 है।
तो ये 3 संख्या क्या हो गई, इसका सारा गुणनखंड हो गया। तो इसका 12, 72 और 84 का मसा क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 3, तो कितना हो गया 12। फिर है 70, 105 और 175। तो 2 के पारा में 70 35 बार में, फिर 5 के पारा में 35 7 बार में, और फिर 7 के पारा में 7 1 बार में, फिर 3 के पारा में 105 35 बार में, 5 के पारा में 35 7 बार में, फिर 7 के पारा में 7 1 बार में, फिर 5 के पारा में 175 35 बार में, 5 के पारा में 35 7 बार में, फिर 7 के पारा में 7 1 बार में। तो 70 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 5 गुना 7। 105 का गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 7। 175 का गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 7। अब इन तीनों संख्याओं में कॉमन संख्या कौन कौन है, तो 5 है और एक क्या है 7 है, जो ये तीनों संख्या में है। इसलिए 70, 105 और 175 का मौसा कितना हो जाएगा, 5 गुना 7 बराबर 35। अब है 91, 112 और 49। तो 91 किसे कौन सी सबसे छोटी संख्या से जाएगी, तो 7 के पारा से जाएगी। 91 कितना बार में, 13 बार में। फिर 13 का पारा में 13 कितना बार में आ जाएगा, 1 बार में। फिर वैसे ही 112 कौन सी पारा जाएगा, 2 के पारा से जाएगा कितना बार में, 56 बार में। फिर 2 के पारा से 28 बार में, फिर 2 के पारा से 14 बार में, फिर 2 के पारा से 7 बार में, फिर 7 के पारा से 7 बार 1 बार में। फिर 49 का अभाज्य गुणनखंड 7 के पारा में 49 7 बार में, फिर 7 के पारा में 7 1 बार में। तो 91 का गुणनखंड 7 गुना 13। 112 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, और 49 का गुणनखंड 7 गुना 7। अब इन तीनों संख्याओं में सार गुणनखंड कौन है, तो 7 है। तो अतः 91, 112 और 49 का मसा क्या आ गया, 7 आ गया। तो दोस्तों आज हमारा 3.3 का प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है, और बाकी के प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। जय हिंद।